नाज़रीन, इस वक्त की सबसे मैसिव ब्रेकिंग न्यूज है वो सामने आ रही है और वो ये है कि ईरान की जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर दिया गया है। ग्राउंड फोर्सेस को बाज़ाब्ता तौर पर मोबिलाइज किया गया है, यानी कि ईरान ने अनाउंस किया है। और ये नंबर्स कितने हैं? ईरान ने दहाइयों तक जब इस जंग की तैयारी की है, उसने एक एक स्टेप को, एक एक स्टेज को जब वो परखा है, उसको समझा है, उसकी तैयारी की है। पहले जो है वो एयर स्ट्राइक से लेकर फिर आगे जमीनी जंग, और जो इराक की जंग हो रही थी उसको ईरान जब वो स्टडी उस वक्त जब वो कर रहा था। और इराक की जंग के बाद ईरान ये सीरियस हो गया था कि हर सूरत उन पर हमला होगा ही होगा। ये ईरान को बिल्कुल अंदाजा हो गया था इराक पर अटैक के बाद। तो कितनी फोर्सेज जब ईरान ने मोबिलाइज की है? ईरान ने 1 मिलियन फोर्सेज को मोबिलाइज कर दिया है। और ये ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर बात की, यानी कोई अंदर के सोर्सेज ये बात नहीं कर रहे हैं, ईरान से बाज़ाब्ता तौर पर ये बात सामने आ रही है। 10 लाख फोर्सेज ईरान ने मोबिलाइज कर दी। और ये सारी वो हैं जो, ऐसा नहीं है कि बस एक जनरल मोबिलाइजेशन हो रही है और कोई भी आ रहा है उसको हथियार जब थमाए जा रहे हैं। ये वो फोर्सेज हैं जो ट्रेंड हैं, जो वेपन चलाना जानती हैं। और इसमें बसीज फोर्सेज जब वो शामिल हैं और इनको जब वो बाकायदा यानी कि मुनासिब ट्रेनिंग जब वो दी गई है। ये एक लंबी जंग और बहुत सारे वेपन ये चला सकते हैं। वेपन का भी फर्क होता है ना, कौन कौन सा जब चला सकते हैं। तो ये अच्छे और एडवांस जो वेपन है वो चलाने की ये सलाहियत रखते हैं, ठीक है ना। एक मिसाल के तौर पे जंग होती है, अफगानिस्तान में हुई, तो मुख्तलिफ लोग हथियार उठाते हैं अपने वतन का दिफा करने के लिए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये वो ट्रेंड फोर्सेस हैं। तो IRGC इससे अलग है, ईरान की आर्मी जो है वो इससे अलग है। तो अब मुझे बताइए कि अमेरिका जो लड़ने आ रहा है, अच्छा वो बुनियादी तौर पर एक शॉर्ट अटैक करने आ रहा है, शॉर्ट ग्राउंड अटैक, जिसमें वो ये समझता है कि आइलैंड पर अटैक करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में फौज उतारेगा तो इस ईरान का सरेंडर हो जाएगा, या पता नहीं क्या हो जाएगा। वो अभी भी एक शॉर्ट वॉर लड़ने के लिए आ रहा है। उसकी एयर स्ट्राइक्स भी शॉर्ट थी, इजी विन था। तो ये उसका ग्राउंड अटैक भी अपनी प्लानिंग में शॉर्ट है, लेकिन ये फिर एक लंबी तरीन जंग में बदल जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब ये फौजें उतरेंगी तो उसमें उनकी कैजुअलिटीज होंगी तो मजीद फौजें बुलाना पड़ेंगी। तो अब ये स्टेप बाय स्टेप है। जो एयर अटैक है वही लीड कर रहा है ना जमीनी जंग की तरफ, स्टेप बाय स्टेप। एयर अटैक से जब मकासद अचीव नहीं हुए तो अब अमेरिका फंस गया है कि फेस सेविंग क्या है, और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी कंट्रोल कर लिया है। अब फेस सेविंग के लिए वो जमीनी फौज उतार रहा है थोड़ी सी, अब उस चक्कर में उसको मजीद उतारना पड़ जाए। तो ये इसी तरह से जब ड्रैग होता चला जाएगा। ईरान ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अब हमारे कंट्रोल में रहेगा, हम उसके लिए फ्रेमवर्क जरूर बनाएंगे कि बाकियों को भी उसमें जब वो एक मुशावरत से एक मैकेनिज्म बनाया जाए। लेकिन जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पहले हुआ करता था वैसे ये नहीं होगा, जैसे ये पहले इसका स्टेटस को था वैसे बिल्कुल नहीं होगा। और इसका नया फ्रेमवर्क जब हम बनाएंगे, और उन्होंने कहा कि F-35 अब तैयार होकर और ध्यान से जरा ईरान की तरफ आए, F-35 को मजीद गिराने की ईरान की जानिब से वार्निंग जब सामने आ रही है। अब ये मामला काफी ज्यादा पेचीदा है कि यूएई ये कह रहा है कि हमें एक डिसाइसिव विक्ट्री ईरान के ऊपर चाहिए, और ईरान एक फैसला कुन जंग की जब तैयारी कर रहा है, और अमेरिका जब जमीनी अटैक करने आ रहा है। इसराइल का जो आर्मी चीफ है इसने ब्रीफिंग दी है, और वो ब्रीफिंग जो है वो इसराइली मीडिया पर लीक हो गई है। उस ब्रीफिंग के अंदर इसराइली आर्मी चीफ जब बता रहा है कि इसराइली आर्मी कोलैप्स हो रही है, इसराइली आर्मी अंदर से जब वो कोलैप्स हो रही है और ज्यादा देर तक हम होल्ड ऑन नहीं कर सकेंगे। अब देखिए कि इसराइल अपना जो सारा काम ले रहा है वो किससे ले रहा है? एयरफोर्स से ले रहा है। और इनके कितने ज्यादा दसियों हजार के हिसाब से जख्मी हैं, माजूर हैं, हलाकते हैं। और आपको याद है कि सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स आती रही कि कैसे ये अपनी जानें खुद ले रहे हैं। इनके दसियों हजार लोग जब रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर हैं, ज़हनी अमराज का शिकार हो चुके हैं। तो उस सारे को कवर अब ये कर रहे हैं थ्रू एयर स्ट्राइक्स। अब ये उतारें ना जरा, ईरान में फौजें उतारें। अगर ये इतने ही ये ताकतवर हैं तो ईरान में फौजें उतार दें। तो ये सारा काम एयरफोर्स से ले रहे हैं। और वो जो अंदरूनी एक एग्जॉस्शन है उसको ये छुपा रहे हैं थ्रू डिफरेंट मींस, थ्रू असैसिनेशंस करके। इनका ये एक बड़ा टूल है कि हम अपना गलबा जब उतारी रखें। तो इन्होंने एक लंबा सा अपनी आर्मी को जब रेस्ट भी दिया है, लेकिन अब वो काम बन नहीं रहा है। इसराइली आर्मी चीफ ये कह रहा है कि हमारी आर्मी अंदर से एग्जॉस्ट हो रही है, और मैं ये वार्निंग दे रहा हूं कि ज्यादा देर हम होल्ड नहीं कर सकेंगे। और उसने इस वार्निंग में बताया कि मैं 1 रेड फ्लैग नहीं कर रहा हूं बल्कि 10 रेड फ्लैग कर रहा हूं। यानी ये होता है कि मैं 500% आपको वार्न कर रहा हूं, 100% नहीं 500% आपको वार्न कर रहा हूं। ये इसका मतलब एक रेड फ्लैग एक अलामती बात है कि भाई मैं आपको लाल झंडी दिखा रहा हूं, बस रुक जाओ। वो कह रहा है मैं 10 रेड फ्लैग आपको दिखा रहा हूं कि इसका कोई हल निकालो। और ट्रंप ने नेटो को धमकाया है कि नेटो जो है वो हमारे साथ नहीं आया तो नेटो के बड़े बड़े इसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अब हम भी नेटो की जंग नहीं लड़ेंगे। ये जंग जो है वो देखिए किस तरह से मुकम्मल तौर पर दुनिया को बदल रही है। ये बात भी वाज़ेह है कि इस जंग के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी। अब ट्रंप ने धमकी दे दी है कि नेटो जाने और उसकी जंगें जाने, हम भी नेटो की जंगें नहीं लड़ेंगे। तो दैट मीन्स कि अब यूक्रेन जाने और यूरोप जाने, तो यूरोप को अब अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त जब करना होगा, दैट मींस कि फिर अमेरिका को भी बेसिस वहां से निकालना होगी। तो ये एक सारा जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है वो बदल रहा है। और ये बात ध्यान में रखिए कि असल जो चीज होती है वो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ही होता है, बाकी चीजें सामनी हैं। उसके बाद उसी में इकॉनमी पनपती है, उसी में रियासतें पनपती हैं। इस जंग ने आपके सामने कितना बड़ा लेसन रखा है कि दुबई इतनी बड़ी इकॉनमी, इतनी बड़ी तरक्की, इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये अब दुनिया के ऊपर वाज़ेह हुआ है। तो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी चीज है, उसी के अंदर रियासतें पनपती हैं, उसी के अंदर तरक्की होती है, उसी के अंदर जब वो सब चीजें परवान चढ़ती हैं। सो ये एक नेटो का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क था जो दुनिया को चला रहा था, यानी अमेरिका और यूरोप। तो अब ये सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जब वो बदल रहा है दुनिया में। प्यूटन ने कुछ वार्निंग जब दुनिया को जारी की है। प्यूटन ने कहा है कि जो मिडिल ईस्ट में जो जंग छेड़ी गई है इसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज जब आने वाले हैं अगर इस जंग को ना रोका गया। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट रिमेन्स रेजिस्टेंस टू एक्यूरेट प्रेडिक्शन। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वही रिजल्ट्स हैं, वही कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वही तबाही है, वही क्राइसिस है
जिसको हम प्रेडिक्ट करते रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उसका नतीजा यह निकलेगा। यानी कि ये तमाम चीजें पहले से वार्न की गई थी। यानी आप सोचिए कि अगर नॉर्थ कोरिया पर अटैक करे अमेरिका तो उसका नतीजा क्या दुनिया को वाज़ेह नहीं है कि क्या निकलेगा? अगर अमेरिका चाइना पर अटैक करे तो दुनिया को पता नहीं है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो इसी तरह से ईरान को इन दोनों के बराबर की ताकत नहीं है, लेकिन वो एक बड़ी ताकत था और सब ये वार्न कर रहे थे कि अगर उस पर अटैक किया गया तो नतीजा बहुत खौफनाक निकलेगा। तो पीटर कह रहे हैं कि ये वही नतीजा हैं जिस पर हम वार्न करते रहे। और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, यानी अमेरिका और इजराइल की वो बात कर रहे हैं, दे आर पावरलेस टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। यानी उसने प्यूटन ने उनको एक ऐसा शख्स करार दिया है जिनको कुछ पता ही नहीं है, जो बिल्कुल सेंसलेस है, जो बिल्कुल अहमक है। दे आर पावरलेस टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। क्या उनको पता नहीं था कि इसका नतीजा ये निकलेगा? तो ऐसा लग रहा है कि ये ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है। प्यूटन वॉर्न्स दैट मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट इज डिसरप्टिंग ग्लोबल लॉजिस्टिक्स सर्विसेज एंड हार्मिंग इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड। प्यूटन ने वॉर्न किया है पूरी दुनिया की जो इंडस्ट्रीज हैं, सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक्स हैं, ये मुतासर हो रही है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी उससे मुतासर होने जा रही है, उससे लाखों मिलियंस ऑफ जॉब्स और पता नहीं क्या क्या क्राइसिस जब इससे आने वाला है। यानी ऐसा क्राइसिस जो आज तक दुनिया ने ना देखा ना इमेजिन किया, वो क्राइसिस जब दुनिया को आने वाला है। ठीक है ना? जब इंडस्ट्रीज बंद होंगी और शहरों में आए लोग उनको वापस जाना पड़ेगा, तो क्या मतलब हर मुल्क के लिए क्राइसिस और पता नहीं क्या क्या हुकूमतें जो बहुत सारी इस वक्त तो ओवरऑल अगर आप देखें तो रेशो ज्यादा अनपॉपुलर गवर्नमेंट्स की है। चाहे यूरोप देखें, चाहे आप एशिया देखें, ज्यादा रेशो अनपॉपुलर गवर्नमेंट्स की है। क्यों? क्योंकि महंगाई ऑलरेडी ज्यादा है और गवर्नमेंट जो वादे करके आती हैं वो पूरे नहीं कर पा रही। यही ट्रम्प जो है वो कितने वादे करके आया था, क्या वो पूरे कर पा रहा है? अभी जो रिसेंट इलेक्शंस यूरोप में हुए, जो वहां पर गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे वो जर्मन चांसलर हो चाहे और गवर्नमेंट्स हो, क्या वो पॉपुलर है? एशिया में यही सूरत हाल है। तो गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी अनपॉपुलर है। ऊपर से जब ये इंडस्ट्रीज बंद होंगी, इसका इकोनॉमी का, जॉब्स का क्राइसिस आएगा, तो फिर उसके बाद क्या बनेगा? ये गवर्नमेंट्स कैसे सर्वाइव करेंगी? और इतनी बड़ी इन्फ्लेशन। तो प्यूटन ये वार्न कर रहे हैं दुनिया को कि ये बिला वजह की जंग है, और वो जंग है जो हम बता रहे थे कि इसका नतीजा ये होगा। वो ये समझाना चाह रहे हैं दुनिया को कि भाई जो आगे होने जा रहा है वो भी अब हम बता रहे हैं, जो हो रहा है इसको भी हमने वार्न कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे सेंसलेस लोगों ने ये जंग मुसल्लत कर दी। और अब हम फिर दुनिया को खबरदार कर रहे हैं कि दुनिया की इंडस्ट्री जब वो खत्म हो सकती है अगर इस जंग को ना रोका गया। तो ये मैसेज उनका अमेरिका और इजराइल के लिए। अब आप देखिए कि जो ऑयल कंपनी के बड़े सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि हुर्मुज़ ब्लॉकेड रिस्क ऑयल शॉर्टेज विद इन मंथ्स। ग्लोबली जो है ऑयल शॉर्टेज जब होने वाली है विद सीरियस इकोनॉमिक रेपरकशंस। देखिए, अगर किसी मुल्क में सिर्फ एक दिन ऑयल ना मिले तो उस मुल्क की हालत क्या बन जाएगी? फौरी तौर पर पावर आउटरीच हो जाएगी, इदारे बंद हो जाएंगे, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी, पूरा का पूरा मुल्क ठप हो जाएगा। अभी आप क्यूबा में देखें ना कि ऑयल खत्म हुआ है तो वहां पर क्या सूरत हाल बन गई, पूरा मुल्क अंधेरे में डूब चुका है, हॉस्पिटल्स बंद हो चुके हैं। तो एक दिन का खसारा भी दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो अब ये खुद वो कंपनीज के जो सीईओज हैं वो वार्न कर रहे हैं कि ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आ रहा है। तो प्यूटन भी तो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इधर वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये खबर है कि जमीनी अटैक होने जा रहा है, और इसमें उन्होंने 3 रिपब्लिकन्स को भी कोट किया है। दे स्ट्रांगली हिंटेड कि एक प्लान एग्जिस्ट करता है ग्राउंड ऑपरेशन का इन ईरान एंड इट मे बिगेन सून। देखिए, जब मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं और उसके कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपनी डिमांड से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वही इलॉजिकल जो इजरायली डिमांड्स है। ना ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका खतरा है, ना ईरान ने न्यूक्लियर आज तक बनाया है, और ना ईरान मिसाल के तौर पे अगर सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह की या हमास की या यमन की। ये वो तंजीमें हैं जो अपनी शनाख्त रखती हैं। हिजबुल्लाह ईरान ने नहीं बनाई, हिजबुल्लाह तब बनी है जब कब्जा हो चुका था लेबनान। हमास फलस्तीनी रेजिस्टेंस है, और फलस्तीन की रेजिस्टेंस ईरानी रेवोल्यूशन से पहले एग्जिस्ट करती है। इसी तरह अंसारुल्लाह उनकी अपने जो यमनी हालात हैं उसमें अंसारुल्लाह जब सामने आई है। तो ये नहीं कि ये हर फैसला ईरान का मान रहे होते हैं, ये अपने फैसले करते हैं। ये ईरान के बहरहाल इत्तेहादी हैं, जैसे अमेरिका के इत्तेहादी हैं तो ईरान के इत्तेहादी हैं। इसमें क्या मसला है? और ये क्या यमन अमेरिका के लिए कोई खतरा है? हिजबुल्लाह हमास को अमेरिका के लिए कोई खतरा है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ तो वो है जो पहले खुला हुआ था। तो अमेरिका अगर चाहे तो इजरायली डिमांड्स को अगर वो साइड पर रखे, और यही बात जो कैंट ने की है, जो कैंट ने यही बात की है कि ये मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम इजरायली डिमांड्स को साइड पर नहीं रखेंगे। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है कि ग्राउंड अटैक होने जा रहा है। सीएनएन भी यही बात कर रहा है। अच्छा, सीएनएन इज द ओनली वेस्टर्न मीडिया जिसको ईरान ने अलाउ किया हुआ है कि वो ईरान में आकर रिपोर्टिंग कर सकता है। इस वक्त सीएनएन के नुमाइंदे ईरान में मौजूद हैं, सिर्फ सीएनएन को ईरान ने जो अलाउ किया। सो सीएनएन इस बात को कंफर्म कर रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल कंफर्म कर रहा है। सीएनएन ने ये बताया कि माइंस डिप्लॉय करना शुरू कर दिए। अभी ट्रम्प कह रहा है कि वहां पर माइंस है, लेकिन हमें पता नहीं कितनी माइंस हैं। ये उधर उतरेंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में या खारज आइलैंड में, वहां पर पता नहीं कितनी माइंस उन्होंने लगाई हैं, क्या प्लानिंग्स कर रखी हैं, वहां पर इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। फिर ये जो ही उतरेंगे साथ इन पर ड्रोन्स और मिसाइल बरसना शुरू हो जाएंगे। वहां पर वर्बा मिसाइल उन्होंने ट्रांसफर कर दिए हैं और सरफेस टू एयर मिसाइल ट्रांसफर किए हैं। तो ये इनके लिए बहुत एक डरावना ख्वाब ये बन जाएगा। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ चूंकि ईरान के कंट्रोल में है तो ये फौरी एक सप्लाई नहीं पहुंचा सकेंगे। एयर से कितनी सप्लाई वहां पर पहुंचाएंगे? तो बाय सी फ्रॉम बेसेस ये फौरी एक बड़ी सप्लाई भी वहां पर नहीं पहुंचा सकेंगे। फिर फूड कहां से इतना आएगा? फिर जो एक्सप्लोसिव्स हैं, रीलोड है वेपन का, वो कहां से आएगा? क्योंकि वो आइलैंड तो बिल्कुल फ्लैट है, उसमें कहां पर छुपते फिरेंगे। सो अब ईरान, तस्नीम न्यूज एजेंसी जो उनका वन ऑफ द टॉप मीडिया है, वो ये बता रहा है कि मोर देन 1 मिलियन फाइटर्स हैव बीन इक्विप्ड फॉर द ग्राउंड बैटल विद द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी उनको लैस कर दिया गया है 10 लाख फौज, और इसमें IRGC अलग है, और इसमें ईरानियन आर्म्ड फोर्सेज अलग है। ये अलग फोर्सेज हैं, 10 लाख फाइटर्स हैं
जिनको इक्विप्ड कर दिया गया, इनको हथियार दे दिए गए हैं, इनको लैस कर दिया गया, इनके पास ड्रोन्स भी होंगे, इनके पास बंदूकें भी होंगी, इनके पास वर्बा मिसाइल भी होंगे, इनके पास पता नहीं क्या क्या सरप्राइजेस हैं। ये सिर्फ बंदूकें नहीं हैं, क्लाशनकोफ नहीं दी गई इनको एंटी टैंक मिसाइल भी दिए गए हैं, इनको वर्बा मिसाइल भी दिए गए हैं, इनको ड्रोन्स भी दिए गए होंगे और नई नई टेक्नोलॉजी इनको दी गई होगी। तो ये ना समझें इनको क्लाशनकोफ दे दी गई है कि जाओ लड़ो, नहीं, इनके पास बहुत कुछ एडवांस है और इनकी बाकायदा जो ट्रेनिंग हो चुकी है। इसी बात को फिर अल मायदीन भी रिपोर्ट कर रहा है। मिलियन फाइटर जो है वो इन ग्राउंड बैटल विद अमेरिका वो तैयार किए जा चुके हैं। फिर अल जजीरा भी इसको जो वो कंफर्म कर रहा है, क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। मोर देन 1 मिलियन फाइटर्स हैव बीन इक्विप्ड फॉर अ ग्राउंड बैटल विद यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसको अल जजीरा भी कंफर्म कर रहा है, सबसे पहले ईरानी मीडिया, फिर अल मायदीन और अल जजीरा। अच्छा, इस वक्त जो है वो बड़े हमले ईरान के जारी हैं। रशियन मीडिया बता रहा है कि ईरान इज नाउ लॉन्चिंग अ मिसाइल अटैक ऑन इजराइल, और इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि जो तल अवीव में ग्रेटर तल अवीव का एरिया है और उसके अलावा यरूशलेम में यहाँ पर जब सायरन सुने जा रहे हैं, तो एक जमीनी जंग और ईरान उसकी तैयारी, और ये छोटी जंग करने आ रहे हैं। ट्रंप अपनी तरफ से छोटी जंग करने आ रहा है, तो लेकिन ये छोटी जंग साबित नहीं होगी, बल्कि ये बहुत लंबी जंग हो जाएगी, कई साल जंग हो जाएगी, और न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी की तरफ हम और बढ़ेंगे, न्यूक्लियर खतरे की तरफ जब हम और बढ़ेंगे। तो अगेन ये 24-48 घंटे हैं या 72 घंटे हैं, वटेवर, जब भी ये अटैक होना है, चूंकि ईरान ये समझता है कि एक सरप्राइज अटैक होगा, चाइना ने भी यही वार्न किया, तो इससे पहले कोई ना कोई हल, कोई ना कोई रास्ता दरमियान में निकालना चाहिए। अमेरिका को पीछे हटना चाहिए, ट्रंप को पीछे हटना चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। लेकिन बहरहाल जो मुल्क है वो अपनी कोशिश साथ साथ जारी रखे हुए हैं कि इसको कहीं पर जो रोका जाए। अच्छा, अब ईरान से कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आ रही हैं। ईरान ये कह रहा है कि पूरी दुनिया ने अब रियलाइज कर लिया है कि इनकी जो फौज है वो पेपर टाइगर है, इनकी फौज है वो पेपर टाइगर है, ये दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, ये कितने तगड़े हैं ये हमने आपके सामने रख दिया। और उन्होंने कहा है कि हमने इनकी बेसिस को इस तरह से तबाह किया है कि अब ये होटल्स के अंदर रेफ्यूजी बनने पर मजबूर है। पहली बार तारीख में ऐसा हो रहा है जब से अमेरिकी बेसिस बनी है, और जहां भी अमेरिकी बेसिस बनी है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये अपनी बेसिस छोड़कर होटल्स में जाने पर मजबूर हुए हैं। अब एक और सवाल यहां पर उठता है, यूरोप अपनी बेसिस देकर बैठा हुआ है, जापान अपनी बेसिस देकर बैठा हुआ है, जापान चाइना के और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ और यूरोप रशिया के खिलाफ। ये ईरानी मिसाइलों से ये बेसिस नहीं बच सकी, तो रशियन मिसाइलों से यूरोपियन बेसिस बचेंगी और चाइनीज और नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों से जापानीज बेसिस बचेंगी। आप जरा अंदाजा करें, तो ये दुनिया के सामने एस्टैब्लिश हो गया ना कि जो यहां नहीं टिक सके वो चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों के सामने क्या टिकेंगे। तो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, ईरान के मिसाइल कहां और चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल कहां और उनकी बाकी ताकत। तो अब ये यूरोप को भी सोचना होगा, और वो सोच रहे हैं कि भाई हमारा तो सारा इत्तेफाक इस बात पर था कि अमेरिका बैठा हुआ है, और ये अमेरिका साबित हुआ है। तो ये जो दुनिया में टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया ना, इसने बहुत कुछ जब बदल कर दिया। सो ईरान ये कह रहा है कि 17 इनकी बेसिस हमने तबाह कर दिया, और अच्छा, ईरान ये दावा कर रहा है कि इसराइल का जो वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने तबाह कर दिया, वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसराइल का हमने तबाह कर दिया, ये ईरान का दावा है, और 17 अमेरिकी बेसिस हमने डिस्ट्रॉय किए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है वो ये कभी पहले जैसा नहीं होगा, और F-35 जेट्स जो हैं विल नो लॉन्गर बी सेफ फ्रॉम नाउ ऑन। यहां से आगे अब F-35 सेफ नहीं है। अब ये पता नहीं वो क्या बात कर रहे हैं, उनके पास क्या कोई नया ऐसा सिस्टम आया है जो कि F-35 को गिरा सकता है। अब वो कह रहे हैं कि यहां से आगे F-35 भी सेफ नहीं है, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है ये अब से आगे हमारे पास ही होगा। और ईरान के जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं, इन्होंने बताया कि वाशिंगटन में क्या हो रहा है, इसकी भी इंटेलिजेंस इनको आई कि वहां पर क्या चल रहा है, ट्रंप इंतजामिया के अंदर क्या डिवीजन है, ये भी इन्होंने बताया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। यूएस डिवीजन डीपनिंग अमिड वॉर ऑन ईरान, डिवीजन वहां पर बढ़ती चली जा रही। वो ये कह रहे हैं कि जो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस और जो सीआईए का डायरेक्टर है, ये मिलकर काम कर रहे हैं टू डिस्टेंस नेतन्याहू फ्रॉम यूएस डिसीजन मेकिंग, ताकि नेतन्याहू को साइडलाइन किया जा सके अमेरिकी डिसीजन मेकिंग से। क्योंकि जो भी फैसला हो रहा है उसमें ज़ाहिर है नेतन्याहू की इनपुट है ना, नेतन्याहू के मशवरे और उसकी सारी प्लानिंग और लॉबिंग से ये हो रहा है। तो जेडी वैंस और सीआईए डायरेक्टर ये काम कर रहे हैं कि नेतन्याहू को अमेरिकी डिसीजन मेकिंग से निकाला जाए, जो कि बहुत ही लॉजिकल बात है, भाई अमेरिका अपने फैसले करे, और ये नेतन्याहू ही के फैसले हैं जो अमेरिका को यहां तक ले आए। लेकिन जो मार्को रूबियो है, ये नेतन्याहू के साथ कोऑर्डिनेशन में है और ये प्लानिंग कर रहा है कि मेजर मिलिट्री अटैक किया जाए। इसका मतलब ट्रंप तो कहीं भी नहीं है, फिर ट्रंप क्या कर रहा है, वो बस बयान ही दे रहा है। तो रूबियो नेतन्याहू के साथ मिलकर एक मेजर मिलिट्री अटैक करने की तैयारी कर रहा है, और सीआईए जो है वो ये बात कर रही है और इस बात को पुश कर रही है कि हमें सिर्फ ग्राउंड फैक्ट्स को देखकर ही फैसले करने चाहिए, नॉट ऑन इंस्टिंक्ट्स कि हमारी ये फीलिंग आ रही है, हमारी ये छड़ी कह रही है, नहीं, इस तरह फैसला ना किया। क्योंकि इस तरह के कुछ फैसले हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि आई फेल्ट के ये हमला होगा तो ये कोलैप्स कर जाएंगे। आई फेल्ट, इतनी बड़ी जंग छेड़ने जा रहा है, और किस बात पर कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कैसा हो जाएगा। तो इंस्टिंक्ट पर फैसले ना किए जाएं, बल्कि ग्राउंड रियलिटीज को देखकर जो फैसले किए जाएं। जैसे अब जमीनी जंग है तो ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए कि ये अमेरिका के फायदे में भी है या नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग वाशिंगटन दैट दिस वॉर मस्ट बी द लास्ट। ईरान ये कह रहा है कि हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि हम इस जंग को आखिरी जंग बनाएं, फैसला कुन जंग हो ये अमेरिका के साथ हमारी, इन ऑर्डर टू थॉट एनी परसेप्शन ऑफ विक्ट्री फॉर ट्रंप। और ये जो सेंस ऑफ विक्ट्री है इनके लिए, उसको भी किस सूरत होने ना दें। और यानी ईरान बता रहा है कि हमारा मकसद क्या है, हमारा स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस जंग को हर सूरत आखिरी जंग ही बनाए, ये नहीं कि अमेरिका इजराइल 6 महीनों बाद या 1 साल के बाद दोबारा आ जाए। और उन्होंने कहा कि इनकी जो चालाक जहनियत है और इनके जो वादा खिलाफी है, इसको देखते हुए हम ऑल एफर्ट्स के ऊपर फोकस रखे हुए हैं, वाइड स्केल वॉर एंड कंटेनिंग एनी सरप्राइज एक्शन,
कि हमारा इस पर भी फोकस है कि चूंकि ये बहुत चालाक हैं, ये बहुत मकार हैं, धोखेबाज हैं, ये कोई भी हरकत कर सकते हैं, तो हम एक वाइड स्केल वॉर की भी तैयारी कर रहे हैं, जो 1 मिलियन उन्होंने मोबिलाइज कर भी दिए। तो इधर डिवीजन भी है, ये सारी चीजें भी, लेकिन वो कह रहे हैं चूंकि ये चालाक हैं, मकार हैं, सारा है, तो हम अपनी तैयारी पूरी रखे हुए हैं कि हम बुनियादी तौर पर एक वाइड स्केल वॉर की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ट्रम्प विड्रू व्हेन ही रिसीव्ड अ स्ट्रिक्ट इरानियन रिटेलिएशन। ये जो ट्रम्प ने धमकी दी थी कि हम पावर प्लांट्स पर अटैक करेंगे, लेकिन ईरान कह रहा है कि ये इस वजह से पीछे हुआ कि हमने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे। और ईरान ये कह रहा है कि इजराइल में सेंस ऑफ बिट्रेयल गया जब ट्रम्प पीछे हटा। इजरायली आर्मी चीफ की जरा सुन लें, इजरायली आर्मी चीफ चैनल 13। इजरायली आर्मी चीफ वार्नड लास्ट नाइट टू कैबिनेट that Israeli army is heading toward collapse from the inside and I am raising 10 red flags. raising 10 red flags. कैबिनेट को लास्ट नाइट इजरायली आर्मी चीफ ने बताया है कि हम अंदर से कोलैप्स हो रहे हैं, क्योंकि आर्मी इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट कर चुकी है, हम अंदर से कोलैप्स हो रहे हैं, और मैं ये बिल्कुल वार्न कर रहा हूं। अब इसी बात को रशियन मीडिया उठा रहा है, आरटी मीडिया। इजरायली आर्मी चीफ, द इजरायली आर्मी इज हेडिंग टुवर्ड कोलैप्स, वी विल नॉट होल्ड आउट, हम टिक नहीं सकेंगे जिस तरह से जंग आगे बढ़ रही। रशियन मीडिया ने इसको उठाया। और फिर इजराइल का चैनल 14, वो 13 था, ये 14, देयर इज अ मैन पावर प्रॉब्लम विद इन इजरायली आर्मी अमिड अ मल्टी फ्रंट वॉर। एक मल्टी फ्रंट वॉर है, हिजबुल्लाह कई महीने तक इनसे लड़ सकती है, तो वहां पर ये 4 लाख रिजर्व्स को जब मोबिलाइज कर रहे हैं, और ऑलरेडी एक एग्जॉस्शन है और सारे मामलात हैं, और ज़हनी वो ऑलरेडी खलफशाह का शिकार है। ये बहुत बड़ा वाकया है, इजरायली आर्मी चीफ ये कह रहा है। मतलब ये चीज़ इजराइल को रोकेगी नहीं, बल्कि नेतन्याहू के जो एम है वो हैं। अभी नेतन्याहू ये भी चाह रहा है कि इलेक्शन को आगे मुलतवी कर दिया जाए, फिलहाल इलेक्शन ही ना हो, इस साल इलेक्शन वहां पर होने। सो ट्रम्प सेज के जो कुछ हुआ ये नेटो के लिए टेस्ट था, हमने नेटो का टेस्ट लिया कि वो हमारे साथ आएगा या नहीं आएगा, तो नेटो इस टेस्ट में फेल हो गया और हम इसको भूलेंगे नहीं। नेटो कंट्रीज हमारी जंग में नहीं आना चाहते, सो वी ऑल्सो डू नॉट वांट टू वेज वॉर फॉर देम। इसको रशियन मीडिया ने उठाया ट्रम्प के बयान को, वो हमारी जंग में नहीं आना चाहते, हम उनकी जंगों में नहीं आए। ये बहुत बड़ा वाकया यूरोप में काफी खपड़ी हुई है। मतलब ट्रम्प ये बात कर रहा है कि अब यूरोप जाने, उसकी जंगें जाने। और स्टीव विटकॉफ की भी सुन लें, कहता है कि हमने तमाम कोशिश करके देख ली ईरान के साथ, और मुज़ाकरात ईरान के साथ नहीं हुए, ईरान के साथ मुज़ाकरात करना वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या कौन रहा है जो इस नहज पर लेकर आया? और कहता है कि हमने ड्यूरिंग द नेगोशिएशन ये रियलाइज किया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं है। अच्छा जी, जो यूरोप है वो ये कह रहा है, काजा क्लास ने ये कहा कि ऑयल प्राइसेस जब वो राइज कर रही हैं ड्यू टू द वॉर इन ईरान, और इससे रशिया को मजीद पैसे बन रहे हैं, जिससे वो यूक्रेन की वॉर को फंड कर रहा है। यूरोप यूक्रेन की जंग में, जब यूक्रेन की जंग छिड़ी उस वक्त भी एक इंतहाई ऐसा फैसला किया जिसने उनको बहुत कॉस्ट किया, और अभी तक कॉस्ट कर रहा है। फिर जब ईरान की जंग छिड़ी है, ये भी उनका इंतहाई रियलिटी से हटकर एक फैसला था, जिसमें वो ईरान की जंग की हिमायत में आए, उन्होंने सपोर्ट किया इस हमले को, और सालों तक प्रोपेगेंडा किया। और उनका एस्टिमेट ये था, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कंफर्म भी किया कि उनका एस्टिमेट यही था कि ईरान तबाह होगा और रशिया को नुकसान होगा। लेकिन ना ईरान तबाह हुआ, बल्कि रशिया को फायदा हुआ, तो वो बैकफायर, टोटल बैक। इसलिए आप देखें तमाम यूरोपियंस के बयान अब मुख्तलिफ आ रहे हैं। वो अब ज़ेलेंस्की भी कह रहा है कि यूरोप को, प्यूटन को इस जंग से फायदा मत उठाने दो, लेकिन कैसे? तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया। हमने राज लगा कर इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।